गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट 39 है सोशल साइंस की। डेट 3 अक्टूबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो पार्ट 5 भूगोल के पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी में से है, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। आज की आपकी कार्यपत्रिका 39, हम पिछले दो कार्यपत्रिका 37 और 38 में भी यही पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले आप पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में जीव बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भूमि है, अलग अलग प्रकार का हमारा क्लाइमेट है, बहुत सारी विविधता है। और हमारे देश में कितने प्रकार की वनस्पति हमने पढ़ी थी? 5 प्रकार की। आइए आज इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं, ठीक है। अभी तक हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 5 प्रकार के हैं हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे पादप भी हैं जो औषधियों के लिए यानी कि दवाइयों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि, ठीक है। ये सभी जो हमारे देश में पादप हैं ये औषधि की तरह प्रयोग किए जाते हैं और इनमें से अधिकतर हमें अपने दिल्ली में भी दिखाई देते हैं। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग में जो हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जैव विविधता है बहुत ज़्यादा। 47,000 हमारे देश में प्रजातियाँ हैं पेड़ पौधों की, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे देश में 90,000 प्रजातियाँ जीवों की भी हैं। देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। 90,000 प्रजातियां जीवों की हैं और 2000 से अधिक प्रजातियां पक्षियों की हैं। यह कुल विश्व का 13% है, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उसका 13% अकेले भारत में ही पाया जाता है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है, ठीक है। यहाँ पे मछलियों की प्रजातियाँ भी पूरे वर्ल्ड में मिलाकर यहाँ पर अकेले भारत में 12% प्रजातियाँ हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से जैव विविधता से परिपूर्ण है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव हों। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचारी मीन्स ऐसे जानवर जो लैंड पे भी रह सकते हैं और सी पे भी रह सकते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? उभयचारी। और सरीसृप मीन्स वैसे जानवर जो रेंगते हैं, तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा जानवर भी है, ठीक है। तो हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्तनधारी जानवर है वे हाथी हैं और वे असम, कर्नाटक और केरल के इलाकों में पाए जाते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारे देश में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हमें एक एक्ट लागू करना पड़ा जिसको हम कहते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम, जो 1972 में लागू किया गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कि आ सकता है कि भारत में पक्षियों की, जानवरों की और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया। तो आप लिख देंगे भारत जीव सुरक्षा अधिनियम। और कब लागू किया गया? 1972 में, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों हमें ये अधिनियम लाना पड़ा? क्योंकि उस दौरान 1972 के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा था और बहुत सारे मामले हमें जीव हत्या के सुनाई देते थे, दिखाई देते थे, इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेर भी होते हैं और बाघ भी होते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। अब ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में गिर फॉरेस्ट में। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में
पाए जाते हैं। ठीक है। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है। अब मगरमच्छ की जो प्रजाति है उसमें एक घड़ियाल होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। तो हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर भी हैं और हमारे देश में पक्षी भी हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। तो जो हमारे पक्षी होते हैं वो हमारी फसल की फलों की रक्षा करते हैं, कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने में, नष्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया आपके लिए, पारिस्थितिक तंत्र। ये आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, हम लोग, मनुष्य, हम सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है। हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। तो जितने भी हमारे देश में जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वे सभी अब बहुत ज़रूरी हैं हमारे देश की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। इसलिए उनका संरक्षण अनिवार्य है और इसलिए ही ये 1972 में एक अधिनियम लागू किया गया। ठीक है। अब जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन आया। ठीक है। तो उसके असंतुलन के मुख्य कारण क्या थे? पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आया तभी हमें वो अधिनियम लागू करना पड़ा ताकि हम अपने पेड़ पौधों और जानवरों को बचा सकें। तो इसका सबसे पहला कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। ठीक है। तो जो हमारे व्यापारी हैं, जो लालच में आकर हमारे जानवरों को मार देते हैं, उनका शिकार करते हैं, क्योंकि उनकी स्किन को बेचते हैं, उससे चीज़ें बना के बेचते हैं, तो इस वजह से वो जानवरों को मार देते हैं। तो जब अत्यधिक शिकार होगा तो उस जानवर की संख्या कम हो जाएगी और जब जानवरों की संख्या कम हो जाएगी तो हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कुछ महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। अब पहला हमने देखा कि शिकार करते हैं। दूसरा क्या है? जो प्रदूषण है वो हमारे आसपास के पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है। फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, वो पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो कृषि और निवास के लिए हमने वनों की अंधाधुंध कटाई करी। आपको पता है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, रहने के लिए हमें जगह चाहिए और हमें खाने के लिए खाना चाहिए। तो जो जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए पेड़ों की हमने अंधाधुंध कटाई करनी शुरू कर दी। ठीक है। और हमने कृषि, क्योंकि हमें खाने के लिए चाहिए ज़्यादा, तो हमने कृषि का विस्तार करने के लिए पेड़ों को, वनों को काटना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिगड़ गया। क्योंकि देखो, इसके अलावा हमने फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये सभी कारण हैं जिस वजह से हमारा संतुलन बिगड़ गया। दिल्ली में भी पहले बहुत सारे एरियाज़ होते थे जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होते थे, लेकिन अब हमें पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिक, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, वे सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। ठीक है। फूड चेन क्या होती है कि इसमें सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है। और इस फूड चेन में पूरा एक चक्र होता है और अगर इसमें से एक भी हटा दो तो हमारी फूड चेन जो है वो बिगड़ जाती है।
तो इसी तरह पारिस्थितिक तंत्र भी हमारा इसी तरह है कि अगर एक भी चीज़ की कमी हो रही है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर कोई एक चीज़ को बीच में से हटा दिया जाए तो हमारा संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। अब ठीक है, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये हर छोटे क्षेत्र का अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली का अलग पारिस्थितिक तंत्र है, उत्तर प्रदेश का अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है। तो हर छोटे छोटे क्षेत्र का अलग होता है। और जब बहुत सारे क्षेत्रों का हम इकट्ठे पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीवोम। यानी कि दिल्ली का अलग है, गुजरात का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, लेकिन जब इन सभी का हम पारिस्थितिक तंत्र मिला देंगे तो वो बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। तो जो बड़े क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवोम, ठीक है। उसके बाद भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, ठीक है। जैसे एक 1972 में अधिनियम बनाया, उसके अलावा भी सरकार ने बहुत कदम उठाए, क्योंकि हमने सुना कि बहुत ज़्यादा जानवरों का शिकार होने लग गया। हमारे देश में जो टाइगर्स हैं उनकी तो संख्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, तभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए, ठीक है। तो देख लेते हैं सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। देश में 18 जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, ठीक है। 18 क्षेत्र ऐसे स्थापित किए गए जिनको आरक्षित कर दिया गया। इनमें से 10 सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी जो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमल, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है, ठीक है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बना दिए जो आरक्षित कर दिए गए और वहाँ पे पेड़ पौधों और जानवरों को प्रोटेक्शन में रखा गया कि कोई उनका शिकार ना कर सके या उनको कोई काट ना सके, ठीक है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई, ठीक है। कौन से सन से, 1992 से। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए, ठीक है। अब सरकार ने, क्योंकि सबको समझ में आ रहा था कि हमारे देश का जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो हमारा फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है और बहुत ज़्यादा जानवरों का शिकार किया जा रहा है, तो सरकार ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जैसे आरक्षित क्षेत्र बना दिए और सरकार ने उद्यानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता देनी शुरू कर दी। वित्तीय मीन्स पैसों से और तकनीकी मीन्स टेक्नोलॉजी। फिर बहुत सारे जो ऐसे हमारे जानवर थे जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे थे, उनके संरक्षण के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। उसके अलावा 103 राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी आश्रय स्थल बनाए गए, चिड़ियाघर बनाए गए, जिससे जो हमारे जानवर हैं उनको हम बचा सकें और जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं हम उनकी सुरक्षा कर सकें। तो हमने देखा कि कैसे हमारा असंतुलन हो रहा था पारिस्थितिक तंत्र का, और वो सिर्फ मानवीय क्रियाओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम बार बार पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम बार बार जानवरों का शिकार कर रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें ना करें तो हमारा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा नहीं और हमारा फूड चेन भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर, एक पारिस्थितिक तंत्र पौधों, जानवरों और छोटे जीवों का एक समुदाय है जो एक ही क्षेत्र या वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि वहाँ पे रहने वाले सभी पौधे, जानवर, जीव जंतु, वो सभी एक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2,
भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? ठीक है, क्यों कब लागू किया गया? भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया और ये 2 कारणों से अनिवार्य है। पहला, पर्यावरण के संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। दूसरा, जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, इसमें आप और भी कारण लिख सकते हैं कि हमारे जो देश है उसमें पारिस्थितिक संतुलन हमारा बिगड़ रहा था, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ठीक है, प्रदूषण के कारण भी ऐसा हो रहा है कि हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, और जो जानवरों का शिकार हो रहा है, तो इन सब कारणों से इनका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, और इसलिए ये अधिनियम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताएं। तो पहला क्या कदम उठाया? भारत सरकार ने देश में 18 जीव मंडल निचय की स्थापना की, यानी कि आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की। दूसरा, पादप तथा जीवों के संरक्षण के लिए देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई। तीसरा, वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई भी वन्य जीव को शिकार करता है या उनको मारता है तो उनको दंड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट, विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट मगरमच्छ इत्यादि। यानी कि ये जो सभी जानवर हमारे देश में लुप्त होने की कगार पर हैं या हो चुके थे, उनको बचाने के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर टारगेटेड प्रोजेक्ट्स चलाए गए जो उस पर्टिकुलर जानवर को बचाने के लिए ही चलाया गया था। ठीक है, प्रश्न 4, जीवोम से आप क्या समझते हैं? सिंपल है, विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है, और जब हम बहुत सारे क्षेत्रों का पारिस्थितिक तंत्र को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बड़ा क्षेत्र बन जाता है, और वो क्या कहलाता है? जीवोम। प्रश्न 5, जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? अभी आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, जो आपको लगता है कि आप खुद अपनी तरफ से ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं। जैसे हम जीवों तथा पक्षियों के शिकार का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमें करता हो, मान लो हमें दिख रहा है कि कोई जीवों या पक्षियों का शिकार कर रहा है, तो हम उसको रोक भी सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। दूसरा, और हम खुद भी ये काम ना करें। दूसरा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, जितने पेड़ हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें लगाने चाहिए। एक के बदले हमें कितने लगाने चाहिए? कम से कम 5, जिससे हमारा जो संतुलन है वो बना रहे। थर्ड, हमें गर्मियों में पक्षियों के लिए छत पर पानी रखना चाहिए। ठीक है, गर्मियों में क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, पानी नहीं मिल पाता पक्षियों को, तो हम अपने अपने घरों में एक बर्तन में पानी रख सकते हैं, जिससे पक्षी उसमें आके पानी पी सके। फोर्थ, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमें अपने स्तर पर एक जीव रक्षा टीम का गठन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो उनकी रक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक जीव रक्षा टीम बना लें, और जहाँ पर भी हमें दिखता है कि जीवों के साथ कुछ गलत हो रहा है या पेड़ों की कटाई हो रही है, तो हम उसको जाकर रोक सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं जो आपको ज़रूरी लगते हैं हमारे जीव और पक्षियों की रक्षा के लिए, ताकि हमारा संतुलन बना रहे। ठीक है, तो आपकी आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आप आज ही अपने आंसर्स करके अपने टीचर्स को भेजिएगा, सभी बच्चे। ठीक है, धन्यवाद।